हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 1 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि आगे उसे उठाकर रूम में लेकर जाता है और उसकी ऐसी हालत देखकर उसे भी बहुत बुरा लगता है और उसे गिल्ट भी होता है कि कहीं ना कहीं उसी की वजह से सरकार अब इस दुनिया में नहीं है। आगे सरकार इस बात की पूरी जानकारी निकलवाने के लिए अपनी कंपनी जाता है कि आखिरकार ये हादसा हुआ तो हुआ कैसे, पर उसे कोई भी कुछ भी नहीं बताता। उल्टा सारन उसे कहता है मैंने पुलिस को इसकी जिम्मेदारी दे दी है, पुलिस खुद पता लगाकर हमें बता देगी कि ये हादसा कैसे हुआ। तो आकिन कहता है मैं अपने सामने इन सारी चीजों की जांच करवाना चाहता हूँ। तो सारन कहता है तुम कोई पुलिस नहीं हो, तुम्हारे सामने इन चीजों की जाँच होगी, इसलिए अपने काम से काम रखो। वैसे तो तुम पर भी मुकदमा चलवाना चाहिए, तुमने अपनी शिफ्ट की जगह किसी और को भेज दिया। तो आकिन कहता है मैंने इन्फॉर्म किया था। तो सारन कहता है अगर तुमने इन्फॉर्म किया था तो उसका रिकॉर्ड क्यों नहीं है। तो आकिन कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो सारन आकिन को अपने कंपनी से सस्पेंड कर देता है। तो आकिन कहता है तुम मुझे ऐसे सस्पेंड नहीं कर सकते, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मैंने सारे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो किए हैं, इसलिए तुम मुझे सस्पेंड नहीं कर सकते। वैसे भी तुम इस कंपनी के मालिक नहीं हो, इसलिए अपना दोस्त जमाना बंद करो। और यहाँ पर सारन और आकिन में बहस हो जाती है। आगे उन सारे लोगों का अंतिम संस्कार मनाया जाता है। तो आकिन रिसा को लेने के लिए जाता है, लेकिन उससे पहले ही सारन वहाँ पर टपक पड़ता है और रिसा को उसकी नजरों के सामने से लेकर चला जाता है और आकिन देखता ही रह जाता है। आगे आकिन अंतिम संस्कार वाली जगह पर पहुंचता है तो कैप्टन की वाइफ उसे ही कसूरवार ठहराने लगती है और उसे ही 4 बातें सुनाने लगती है। तो आकिन चुपचाप उन लोगों की सारी बातें सुन लेता है और अंदर जाने लगता है कि तभी वहाँ पर सारूत आ जाता है और कहता है आकिन तुम्हारा अंदर जाना ठीक नहीं होगा, तुम्हें देखकर सारे लोग अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो आकिन कहता है लेकिन क्यों, इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो सारूत कहता है हाँ मुझे पता है तुमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन तुमने सरकार को अपनी जगह भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। सरकार की हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं थी, जिस वजह से ये हादसा हो गया। तो आकिन कहता है आपके कहने का क्या मतलब है। तो सारूत कहता है हमने प्लेन की पूरी जांच करवाई तो हमें पता चला सरकार की हार्ट कंडीशन ठीक नहीं थी, जिस वजह से वो प्लेन को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाया और प्लेन ब्लास्ट हो गई और इसकी वजह से तुम्हें कंपनी से सस्पेंड कर दिया गया है। तो आकिन को इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि सरकार बिल्कुल फिट था। तो आकिन उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है पर वो लोग उसकी बात नहीं सुनते। तो बेचारा आकिन चुपचाप वहाँ से चला जाता है। आगे आकिन अपने दोस्तों से उस प्लेन के बारे में बात करता है तो उसके दोस्त उसे बताते हैं कि इस हादसे में कोई ना कोई झोल जरूर है, कंपनी ने अपनी सारी गलती पायलट पर डाल दी है और इसी वजह से कंपनी ने विक्टिम्स से अपना पल्ला भी झाड़ लिया है। इससे कंपनी को उन लोगों को मुआवजा नहीं देना पड़ेगा जिनकी मौत हुई है। इन सारे कारनामों से तो सिर्फ कंपनी का ही फायदा है। तो आकिन कहता है यही बात तो मैं भी सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हादसा बल्कि सोची समझी साजिश है जो वो लोग जानबूझकर हमसे छुपा रहे हैं। तो उसके दोस्त कहते हैं आखिरकार तुम आगे करना क्या चाहते हो। तो आकिन अपने बेस्ट फ्रेंड बेन से हेल्प मांगता है, क्योंकि बेन एक पुलिस ऑफिसर होता है और वो उससे हेल्प मांगता है कि वो इस केस के बारे में इंफॉर्मेशन निकाले। तो बेन कहता है ठीक है, मुझसे जो हो पाएगा मैं वो करूँगा। दूसरी तरफ रिसा को उस आदमी की आवाज बार बार सुनाई देने लगती है और वो इंसान रिसा के शरीर पर कब्जा भी कर लेता है और उसे अपने साथ पुरानी हवेली लेकर जाता है जहाँ पर रिसा के दादाजी रहा करते थे। आगे जब रिसा को होश आता है और वो अपने आप को पुराने हवेली में देखती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो यहाँ पर आई तो आई कैसे। तो वो आंटी को ढूंढने लगती है कि तभी वो बंदा फिर से उसे अपने वश में कर लेता है और उसे उसी झील के पास लेकर जाता है और उससे वो लॉकेट ढूंढवाने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ पर अकीन आ जाता है, क्योंकि रिसा की आंटी को रिसा नहीं मिल रही होती है तो उसने अकीन को कॉल किया होता है हेल्प मांगने के लिए। इधर रिसा को होश आता है और वो अपने आप को पानी में देखती है तो वो पैनिक करने लगती है, जिस चक्कर में वो पानी में गिर जाती है और उसके हाथ वो लॉकेट लग जाती है। तभी वहाँ पर अकीन आ जाता है और रिसा को पानी से बचा लेता है और उसे घर के अंदर लेकर जाता है। तो रिसा को होश नहीं आ रहा होता है तो अकीन बहुत कोशिश करता है। तो अकीन रिसा को CPR देने ही वाला होता है कि तभी वो भूत रिसा को होश में ला देता है। आगे अकीन रिसा को समझाने की कोशिश करता है कि उसके पापा के हादसे में उसका कोई भी कसूर नहीं था, पर रिसा उसकी एक बात भी नहीं सुनती, उल्टा उसे वहाँ से जाने को कहती है। तो बेचारा अकीन मायूस होकर वहाँ से चला जाता है।
पर रिसा की आंटी अकीन को रोक लेती है क्योंकि वो रिसा को अकेले हैंडल नहीं कर सकती और रिसा की आंटी को सिर्फ अकीन पर ही यकीन होता है कि वो रिसा को अच्छे से संभाल सकता है। तो अकीन आंटी के कहने पर रुक जाता है। दूसरी तरफ वो भूत रिसा को खूब परेशान करता है और रिसा भी पूरी तरह तंग आ जाती है। तो वो उस भूत से पूछती है कि आखिरकार तुम कौन हो और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो वो भूत कहता है मेरा नाम आशनी है और मैं तुमसे बस यही चाहता हूँ कि तुम मेरी वाइफ को ढूंढो और उसे ये लॉकेट दे दो। तो रिसा कहती है लेकिन मैं तुम्हारी वाइफ को ढूंढूं कैसे, मैं उसे नहीं जानती और इस फोटो में भी तुम्हारी वाइफ अच्छे से नहीं दिख रही, तो मैं उसे कैसे ढूंढूं। तो आसनी रिसा को अपने पास्ट में लेकर जाता है और उसे अपनी स्टोरी बताता है और कहता है मैं और शांति एक सोल्जर पायलट हुआ करते थे और हम दोनों की दोस्ती पूरी दुनिया में चर्चित थी। एक दिन ढाबे पर हम दोनों शराब पी रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर अनोंग आती है एक लड़की को बचाने के लिए। तो अनोंग जिस लड़की को जिस बंदे से बचा रही होती है तो वो बंदा अनोंग के साथ ही बदतमीजी करने लगता है। तो अनोंग उससे पूरी हिम्मत के साथ लड़ती है पर वो उससे नहीं लड़ पाती कि तभी वो दोनों दोस्त आग में कूद जाते हैं और उस लड़की को बचा लेते हैं। और यहीं से आसानी, अनोंग और शांति तीनों दोस्त बन जाते हैं और धीरे धीरे आसानी और अनोंग एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और उन दोनों के बीच प्यार के फूल खिलने लगते हैं। इधर शांति भी ये सब देख लेता है तो उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि शांति भी अनोंग से बहुत प्यार करता है पर वो अपने दोस्त के खातिर अनोंग से अपने प्यार का इजहार नहीं करता और अपने दोस्त की खुशी में ही खुश रहता है। तो रिसा ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है और कहती है आपकी लव स्टोरी तो बहुत ही कमाल की है, फिर आपके साथ ऐसा क्या हुआ जो आपकी मौत हो गई। तो आसानी कहता है क्योंकि मेरे दोस्त ने मेरे पीठ पर छुरा भोंका था। तो रिसा आसानी से शांति के बारे में पूछ ही रही होती है कि आखिरकार शांति ने उसके साथ ऐसा क्या किया था कि तभी वो दोनों आकिन के रिंगटोन से होश में आ जाते हैं। दूसरी तरफ रिसा को जब होश आता है तो उसे याद आता है कि उसने शांति को कहीं ना कहीं जरूर देखा और रिसा सीधा अपने दादाजी के रूम में जाती है तो उसे वहाँ जाकर पता चलता है कि शांति कोई और नहीं बल्कि उसके दादाजी हैं। इधर आकिन अपनी दादी से बात कर रहा होता है तो उसकी दादी उसे डांट रही होती है। तो आसानी आकिन की दादी की आवाज सुनकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है और उसे खुद भी नहीं समझ में आ रहा होता है कि आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है। आसानी को आकिन बहुत ही अजीब लग रहा होता है क्योंकि वो उसके शरीर को वश में नहीं कर पा रहा होता है और न ही वो उसके बारे में कुछ जान पा रहा होता है, जिस वजह से आसानी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो आकिन के शरीर को बस में करने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर रिसा आ जाती है और आसानी को ये हरकत करते हुए देख लेती है और वो आसानी पर चिल्लाने लगती है और कहती है जब मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी तो फिर तुम दूसरों को परेशान क्यों कर रहे हो। कि तभी आकिन को भी होश आ जाता है तो रिसा आसानी से बात करने लगती है। तो आकिन को समझ में नहीं आता कि रिसा को क्या हो गया है और वो किससे बात कर रही है। तो आसानी रिसा को कहता है तुम इस लड़के से पूछो कि इसका कुल खानदान क्या है, मुझे इसके बारे में पूरी डिटेल्स चाहिए। तो रिसा कहती है तुम इसकी डिटेल्स लेकर क्या करोगे। और इसी चक्कर में आसानी को शांति की फोटो दिख जाती है। तो आसानी जैसे ही शांति की फोटो देखता है उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और कहता है तुम उस गद्दार की पोती हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और आसानी का गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच जाता है। तो शांति ये सब देखकर पूरी तरह डर जाती है। तो आकिन उसे संभालता है और उसे शांत करके उसे रूम में लेकर जाता है और उसे कंपनी देता है। और इस चक्कर में वो दोनों इतने करीब आ जाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को किस भी कर लेते हैं। इधर आकिन के हाथ वो फोटो लग जाती है। जब वो उस फोटो को देखता है तो उस पे कुछ लिखा हुआ होता है। तो अकीन सोचता है इस फोटो पर जो साल लिखी हुई है उसी साल तो मेरे पापा का जन्म हुआ था। इस बार रिसा अपने दादा और पापा के लिए दान पुण्य करती है तो वो आसिन के लिए भी दान पुण्य करती है। तो आसिन ये सब देखकर बहुत ही खुश होता है। तो रिसा कहती है मुझे नहीं पता कि मेरे दादाजी के बीच और आपके बीच क्या हुआ था, पर मुझे इतना जरूर पता है कि मेरे दादाजी किसी को भी धोखा नहीं दे सकते। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैंने जो आपसे वादा किया है मैं वो वादा जरूर पूरा करूंगी। आगे आकिन और रिसा धीरे धीरे करीब आने लगते हैं कि तभी आकिन के फोन पर औरन का कॉल आने लगता है। तो रिसा को गलतफहमी हो जाती है कि आकिन की एक गर्लफ्रेंड है और उसके गर्लफ्रेंड होने के बावजूद वो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है। तो रिसा को इस बात से बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपना सारा गुस्सा आकिन पर झाड़ देती है। तो आकिन उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि जैसा वो समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं है, पर रिसा उसकी एक बात भी नहीं सुनती। कि तभी आकिन को उसकी दादी का भी कॉल आ जाता है और दादी उसे जल्दी से घर बुलाती है। आगे आकिन घर जाता है तो औरन पहले से ही वहाँ पर टपकी हुई होती है। तो आकिन औरन को देखकर पूरी तरह हैरान होता है। आगे औरन आकिन पर डोरे डालने लगती है, पर आकिन को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक्चुअली औरन आकिन के दादी के भाई के बेटे की बेटी होती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आकिन और औरन कजन्स होते हैं। दूसरी तरफ औरन आकिन को बातों ही बातों में उस हादसे के बारे में
कुछ डिटेल्स बताने लगती है जो उसने अपने पापा के मुंह से सुना होता है। तो अकीन औरन से और डिटेल्स पूछने लगता है। तो औरन कहती है मैं तुम्हें डिटेल्स तभी बताऊंगी जब तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे। तो अकीन को मजबूरन औरन की ये ऑफर माननी पड़ती है। आगे अकीन घर जाता है तो वो अपने पापा से अपने दादा के बारे में पूछताछ करता है, पर उसके पापा दादा के बारे में कुछ भी बात करने से मना कर देते हैं। तो अकीन कहता है आखिरकार आप लोग दादाजी के बारे में बात क्यों नहीं करते? क्या आपको आपके पापा के बारे में जानने का मन नहीं करता? तो अकीन के पापा कहते हैं ये बात मेरे सामने तो तुमने कह दी है, पर अपनी दादी के सामने मत कहना, उन्हें ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आएगा। तो अकीन कहता है लेकिन ऐसा क्यों? हम लोग दादाजी के बारे में क्यों बात नहीं कर सकते? कि तभी वहाँ पर अकीन की दादी आ जाती है और उसकी दादी अकीन को कहती है अब तुम्हें तुम्हारे काम से सस्पेंड कर ही दिया गया है, तो अब तुम अपने पापा के साथ मिलकर उनका बिजनेस बढ़ाओ। पर अकीन बिजनेस के नाम पर ही गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं कभी भी अपने पापा की तरह बिजनेस नहीं करूंगा। मेरा सपना था एक सोल्जर पायलट बनने का, लेकिन मैं वो हासिल नहीं कर पाया अपनी काबिलियत की वजह से। मैं अपना पायलट का सपना कभी भी नहीं छोड़ूंगा और मैं पूरी सच्चाई का पता लगा कर रहूंगा कि आखिरकार उस घटना में किसका हाथ है। तो उसकी दादी उसे ये सब करने से मना करती है क्योंकि इन सब में बहुत खतरा होता है। पर अकीन अपनी दादी की बात भी नहीं सुनता, उल्टा अपनी दादी से दादा के बारे में पूछता है क्योंकि वो हमेशा से अपने दादा के बारे में जानना चाहता था कि आखिरकार उसके दादा कैसे थे। पर उसकी दादी उसे दादा के बारे में कुछ भी नहीं बताती और इसी बात को लेकर दोनों दादी और पोते में बहस हो जाती है और अकीन गुस्से से वहाँ से चला जाता है। आगे उसकी दादी अपने बेटे से पूछती है कहीं तुमने अकीन को तो ये बात नहीं बता दी कि मैंने ही उसके सपने को चकनाचूर किया है? उसने तो सोल्जर के एग्जाम में सबसे हाईएस्ट मार्क लाया था, लेकिन मैंने ही डीन से कहलवाकर उसे फेल करवा दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा पोता सोल्जर पायलट बने, क्योंकि उस पायलट की वजह से मैंने बहुत कुछ खो दिया था। इसी वजह से मैंने अपने पोते को वो काम करने नहीं दिया। मेरा पोता मुझसे बहुत ही नफरत करेगा जब उसे मेरी इस करतूत के बारे में पता चलेगा। तो अकीन के पापा कहते हैं मोम आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अकीन को इस बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा, आप टेंशन मत लीजिए। वेल अकीन की दादी का आसानी से क्या रिश्ता है वो आपको आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। दूसरी तरफ सारन अपने पापा के साथ मिलकर रिसा के शेयर्स को हड़पने का प्लान बना रहा होता है और सारन का प्लान ये होता है कि पहले वो रिसा के पापा के सारे शेयर्स रिसा के नाम करेगा, उसके बाद वो रिसा से शादी करके उसके सारे शेयर्स को अपने नाम पर कर लेगा और बेचारा ये प्लान बनाकर बहुत ही खुश हो रहा होता है। दूसरी तरफ रिसा को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है अकीन पर कि वो उसे धोखा कैसे दे सकता है, उसकी गर्लफ्रेंड होने के बावजूद वो उसके साथ रिश्ता कैसे बना सकता है। और आसानी ये सब नोटिस कर रहा होता है और वो कहता है तुम मेरी हेल्प कैसे करोगी जब तुम्हारे दिमाग में वो अकीन चल रहा है? तो रिसा कहती है ऐसी कोई बात नहीं अंकल, मैं आपकी हेल्प करूंगी। दूसरी तरफ सारन डरते डरते रिसा से मिलने के लिए आता है क्योंकि पिछली बार आसानी ने जो उसके साथ किया होता है वो सारन बिल्कुल भी नहीं भूला होता है, जिस वजह से बेचारा पूरी तरह डरा हुआ होता है। आगे सारन रिसा को अपने बातों के जाल में फंसाने की कोशिश करता है और कहता है मैंने पूरी तैयारी कर ली है, बस तुम्हें अपने पापा के शेयर्स को अपने नाम पर करना है, उसके बाद उसे मेरी कंपनी के साथ मर्ज कर देना है, उसके बाद मैं तुम्हारे शेयर्स का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा और उसे अच्छे से मैनेज करूंगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आसानी को सारन के प्लान से घटियापन की बू आने लगती है, तो वो रिसा को अलर्ट कर देता है कि वो सारन के किसी भी प्लान में हामी ना भरे। तो रिसा भी ऐसा ही करती है और वो कहती है मैंने अभी इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा, मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगी। तो बेचारे सारन के प्लान पर तो पानी ही फिर जाता है और बेचारा मुंह लटकाकर जा ही रहा होता है। तो आसानी इतनी आसानी से उसे जाने नहीं देता, उसके साथ खूब मस्ती करता है और उसे डरा धमकाकर वहां से भगा देता है। तो रिसा और उसकी टीम ये सब देखकर तो खूब हंसते हैं। अगले दिन अकीन औरन के साथ डेट पर जाता है तो रिसा और वी उन दोनों को एक साथ देख लेते हैं। तो रिसा को बहुत ही बुरा लगता है कि तभी वहाँ पर सारन टपक पड़ता है फिर से रिसा का दिमाग खाने के लिए। तो रिसा उससे अपना पीछा छुड़वा ही रही होती है कि तभी वहाँ पर अकीन आ जाता है और उन दोनों को साथ देख लेता है, तो उसे भी बहुत जलन होती है। तो रिसा अकीन को दिखाने के लिए सारन के साथ फ्लर्ट करती है और उसके साथ उसके कंपनी चली जाती है।